नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने भी कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है ऑयल सेक्टर को लेकर, और उसमें ये कि इंडोनेशिया में सीपीओ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया है और ये $55 से बढ़ाकर $180 प्रति मीट्रिक टन, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसको डिटेल में समझाने के लिए क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन मार्केट के ऊपर, ये बताने के लिए हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, ये पूरी खबर क्या है, इंडोनेशिया ने क्या कर दिया है और इसका भारतीय तेल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? मृत्युंजय जी, इंडोनेशिया ने जो एक्सपोर्ट लेवी उनकी थी, जो $55 पर मैट्रिक टन थी, उसको कल नोटिफिकेशन निकाल के उन्होंने $180 कर दिया, और जो एक्सपोर्ट टैक्स वहाँ $3 था उसको $33 कर दिया। तो 133 मिला के $213 का लेवी और टैक्स मिला के क्रूड पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पे इंडोनेशिया ने लगा दिया। जो 55 और 3 पहले 58 थी, 58 की $213 कर दी। और इस कारण से हमने देखा कि पाम मार्केट में एकदम अपसाइड आया है और मार्केट करीबन $40 बढ़ चुका है। और जो CNF CPO इंडिया में जो ट्रेड हो रहा था $900 के आसपास में, वो आज $940-950 का प्राइस हो चुका है। और ये इंडोनेशिया के कदम से इंडियन मार्केट में हमने देखा CPO MCX भी $15 बढ़ गया है, एनसीडेक्स ऑयल भी बढ़ चुका है, और ऊपर से शिकागो सोयाबीन ऑयल भी अच्छा हो गया है। तो ये सब कारणों से इंटरनेशनल क्रूज से इंडियन मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और इंडियन मार्केट में जैसे गवर्नमेंट ने CPO की ड्यूटी घटाई थी, तो जो इंडिया ने ड्यूटी घटाई उतना तो फॉरेन ने भाव बढ़ा दिया है, तो वो अल्टीमेटली यहाँ प्राइस में कोई खास असर नहीं पड़ा है। तो और जो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि भैया सोयाबीन और सनफ्लावर में भी गवर्नमेंट ड्यूटी घटा सकती है, वो मुझे लगता है वो होने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे भी जो पाम का कदम उठाया था वो सिर्फ एक पुअर सेक्शन और मीडियम सेक्शन को रिलीफ देने के लिए उठाया था। और सॉफ्ट ऑयल जो सोया और सनफ्लावर तो इंडिया के किसान उगाते हैं। हाँ जी सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सोया तेल पर ड्यूटी नहीं घटेगी? वो इसलिए कि ड्यूटी घटाने से फायदा हमको नहीं मिलता है। ड्यूटी घटाने से फायदा फॉरेन वाले खा जाते हैं, वो उतना भाव वहाँ बढ़ा देते हैं। मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट एक बुलिश फरवर में है, और इस दौरान में मार्केट में ड्यूटी घटाने से हमें उसका फायदा मिल नहीं पाता है। उतने भाव जैसे पाम में उन्होंने फॉरेन वालों ने भाव बढ़ा दिए, उसी तरह से सोयाबीन में फॉरेन वाले भाव बढ़ा देंगे। और ऊपर से एक और बात है, जो बात आप कह रहे हैं, हाँ पर एक और बात है कि सर, आप जो बात कह रहे हैं ये कोई नई जी ये किसान जो है अपने, जो किसानों का अभी इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो सब में, और डोमेस्टिक में किसान सरसों और सोयाबीन की खेती करते हैं, कुछ सनफ्लावर की भी खेती हमारे यहाँ होती है। तो इसीलिए ये जो सॉफ्ट ऑयल सेगमेंट है उसमें गवर्नमेंट ड्यूटी घटाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें ड्यूटी घटाने से यहाँ के किसानों को डायरेक्ट असर पड़ता है। तो वो कारण से हमें नहीं लगता है कि कोई सॉफ्ट ऑयल में, सोया में और सनफ्लावर में ड्यूटी घटने की संभावना है। और हमने देख लिया पाम में घटा के भी वो फायदा मिला नहीं है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। तो कैसे फायदा होगा फिर? क्या तरीका है बजोरिया जी? फिर क्या कंज्यूमर ये उम्मीद छोड़ दे कि उन्हें सस्ता तेल मिलेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कोई फायदा होगा नहीं इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने से? नहीं, तो फिर क्या रास्ता है? मतलब क्या उम्मीद छोड़ दे कि सस्ता तेल मिलेगा? नहीं, वो मिलेगा फरवरी ऑनवर्ड से। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जो है, आज जो कीमत चल रही है वो कीमतें आज से लेके फरवरी में $50 कम है, और उसके आगे आप जाओगे अप्रैल मई में तो $50 और कम है। तो वो राहत कंज्यूमर को मिल जाएगी, बस थोड़ा सा महीना 2 महीना और संभालना है। उसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट भी लोअर संकेत दे रहा है, क्योंकि साउथ अमेरिका का क्रॉप मार्केट में आएगा, अर्जेंटीना, ब्राजील का, और मलेशिया, इंडोनेशिया का भी प्रोडक्शन मार्च से बढ़ना शुरू होता है। तो उस समय ऑटोमेटिक राहत कंज्यूमर को मिल जाएगी। अच्छा, तो आप कहेंगे 2 महीना तक ढीली करिए 2 महीने के बाद, बिल्कुल 2 महीने के बाद आपको सस्ता तेल मिलेगा। बजोरिया जी ये कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए
और थोड़ा जेब अभी आपको ढीली करनी पड़ेगी। तेल के दाम तो बढ़े हैं, हो सके तो कम खाइए, लेकिन दाम 2 महीने के बाद ही कम होंगे, ये बात बजोरिया जी ने साफ तौर पर कही है। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की। और गोल्ड में इस वक्त जो फरवरी का वायदा है बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, 49,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और चांदी 64,134, ये चांदी का लेवल है, करीब 500 रुपए की तेजी है। हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं तरुण सत्संगी RS वेल्थ के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल ब्रोकिंग के, और साथ ही अभिषेक चौहान हैं स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक चौहान जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि गोल्ड का मार्केट तेजी के बाद एक दायरा बना चुका है और आज मार्केट दायरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, 49,000 के ऊपर क्या मार्केट टिकेगा, और अगर टिकेगा तो आप लेवल क्या देख रहे हैं ऊपर में? वेरी गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। देखिए, हमने काफी बड़ा सेल ऑफ देखा है पिछले लास्ट वीक में, उसके बाद जो कवरिंग देखा है, एक शॉर्ट कवरिंग, तो कहने की ओवरऑल फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो वो इक्विटी की तरफ ही ड्रिवन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो रिकवरी है नीचे से, मुझे लगता है सस्टेनेबल नहीं है। करंट लेवल्स पर अगर आप टेक्निकली भी देखें तो डॉलर में अगर 1840 से 45 डॉलर के आसपास काफी अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस लेवल पर सस्टेनेबल रैली कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा कम है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से या 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से अगर आप काम करें तो 49,400 पे बिकवाली करना चाहिए और 49,650 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नीचे में मुझे लगता है कि 49,000 उसके टारगेट आज शाम तक या कल मंडे तक देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया क्या है? अगर मान लीजिए कोई मीडियम टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहा हो तो उनको क्या करना चाहिए, और इन्वेस्टर को जिनका नजरिया लंबा है उनको क्या इस लेवल पे, इस भाव पर इन्वेस्ट करना चाहिए? मृत्युंजय, बिल्कुल अगर किसी का मीडियम टर्म का व्यू है तो मुझे लगता है कि 48,500 एक अच्छा लेवल है मीडियम टर्म के लिए। मुझे लगता है कि 50,000 और 51,000 के आसपास के लेवल मीडियम टर्म के लिए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अंडरलाइन फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है और एक अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। और जिस तरह से डिमांड बनी हुई है, और अभी डिमांड सीजन भी है, 1 लाख से 2 लाख शादियां जून तक होने वाली है, और ओवरऑल लोग अभी शादी में एक्सपेंस ना करके ज्वेलरी में एक्सपेंस करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो मुझे लगता है कि 48,000 से 48,000 के आसपास मिलता है तो 60,000 के आसपास का आप टारगेट ले सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए आप 51-52 के आसपास का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी है। गोल्ड के ऊपर आप बने रहे हमारे साथ। आज के लिए अगर ट्रेड लेना हो शाम के कारोबार के लिए तरुण जी, तो शाम के कारोबार के लिए इस लेवल पे बिल्कुल ताजा भाव पर क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर में जो रनअप हुआ है वो बेसिकली जो यूएस में पेंडेमिक स्टिमुलस आने का टॉक चल रहा है उसकी वजह से हुआ है। मेरा भी ऐसा मानना है कि अभी है ना क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन पर है। 1865 डॉलर के ऊपर गोल्ड को क्लोज होना जरूरी है, और चांदी भी देखें पिछले 2 दिन से 64,000 के ऊपर जा रही है लेकिन क्लोज नहीं दे पा रही है। सिल्वर को भी 64,000 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। इवनिंग में यूएस का नवंबर का नॉन फार्म पेरोल डेटा आना है, वो ड्राइव करेगा फर्दर गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस को। मैं यहाँ पे कॉशनरी अप्रोच रखूंगा। मैं यहाँ पे देखूंगा डेटा कैसा आता है और आज का क्लोज कैसा होता है, देन ओनली मैं इसके अंदर अपना ट्रेडिंग बेट प्लेस करना प्रेफर करूंगा। अच्छा, आपका क्या कमेंट है प्रथमेश माल्या जी? 49,320 के लेवल पर क्या ट्रेड बन रहा है अभी? आई थिंक मैं भी कॉन्करेंट व्यू रखूंगा। मेरे ख्याल से 49,500-600 के आसपास रेजिस्टेंस जोन बनता है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर आपको 49,200 का भाव मिलता है तो ही वहाँ पे प्रॉपर एंट्री जोन होगा। फिलहाल 49,300 का भाव चल रहा है। अगर जो मोमेंटम के हिसाब से खेलना चाहते हैं तो 49,500 का टारगेट लेके चल सकते हैं। बट येस अगेन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहना ज़रूरी है यहाँ पे। अगर मुझे आप पूछो ट्रेड कर, मैं भी ट्रेड अवॉइड करूँगा आज। ठीक है, तो आप करें कि आज अवॉइड भी करें तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, दोनों राय आपके सामने है और उस हिसाब से आप प्लान करिए, लेकिन जो भी ट्रेड करिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अब हम बात करते हैं चांदी की, और चांदी में इस वक्त 550 रुपए की मजबूती है, 64,000 के ऊपर है चांदी का भाव, और इस वक्त तेजी है, 471 रुपए चांदी के दाम ऊपर हैं। अभिषेक चौहान जी, आपका क्या कमेंट है चांदी के ऊपर? चांदी में अभी तेजी बढ़ सकती है, क्या सुझाव आपका?
हाँ मृत्युंजय, जैसा मैंने कहा गोल्ड और सिल्वर रेजिस्टेंस लेवल पे मुझे अभी लगता है कि कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। करंट लेवल पे काफी ओवरबॉट है। अगर आप आवली चार्ट पर भी देखें तो मुझे लगता है कि 64,400 500 से ज्यादा सस्टेनेबल मुझे ऊपर लेवल पर नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि करेक्शन ड्यू आ सकता है आज के शाम के सेशन में और मंडे को। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 हज़ार रुपये का करेक्शन आएगा तभी आप एंट्री करें। फिलहाल करंट लेवल पे एंट्री करना अवॉइड करें। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर है। तो अच्छा, लॉन्ग टर्म का नजरिया क्या है आपका अभिषेक जी? चांदी के ऊपर लंबे समय में क्या प्राइस व्यू है आपका? जी, लॉन्ग टर्म पे अगर मैं 6 महीने या 1 साल का नजरिया अगर देखूं तो मुझे लगता है कि 60,000 के नीचे अगर कभी भी चांदी मिलती है, बार बार आप देखें तो 58,000 के आसपास सस्टेनेबल हो रही है, तो वो लेवल काफी अच्छा है। और मुझे लगता है कि जो अभी नया लाइफ टाइम हाई बनाया था 78,000, उसके भी ऊपर जा सकता है। प्राइस 80-85,000 के आसपास बन सकते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि चांदी का प्राइस अभी क्या होगा। और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल इस वक्त हमारे साथ लेकर जुड़ रहे हैं गोपाल। पूछिए गोपाल जी। अच्छा, लगता है गोपाल से हमारा संपर्क टूट गया है। दिलीप इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ श्यामगढ़ से। पूछिए दिलीप जी। सर मैं ये बोल रहा था फरवरी कॉन्ट्रैक्ट गुण 50,415, ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा सर आज शाम के सेशन में? बताइए तरुण जी, होगा क्या ब्रेक? किस कमोडिटी की बात किया इन्होंने? गोल्ड। गोल्ड। ओके। देखिए 49,500 या 300-400 रुपए का रैली आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब तक 48,800 के नीचे प्राइस स्लिप नहीं करेंगे, जो लास्ट 2 डेज के अंदर रैली देखा है वो एक्सटेंड करेगा। लेकिन मैक्सिमम लगता है 49,500 से 49,800 के बीच में प्राइस आ सकते हैं। सस्टेनेबल रैली नहीं है और ना ही आएगी जब तक कि गोल्ड 50,000 के ऊपर क्लोज नहीं देंगे। तो जो भी आप पॉकेट करना चाहते हैं वो मोमेंटम पॉकेट कीजिए और जहां भी प्रॉफिट आता है आप पॉकेट करके मार्केट से एग्जिट कीजिए। अच्छा, ओके। अगला सवाल है चिराग का। पूछिए चिराग जी। सर गुड इवनिंग। मेरा सवाल माल्या जी से कि नेचुरल गैस मैंने 185 में 5 लॉट बाइंग किए हुए, तो पोजीशन क्या करूं? किस भाव पर बाई किया है आपने? 185। 185 निकल बाई किया है सर? नहीं, नेचुरल गैस। नहीं, अच्छा, नेचुरल गैस। ओके, ठीक है। बताइए प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए इनको? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सजेशन ये है कि कैरी फॉरवर्ड न कीजिएगा। सेकंड सजेशन ये है कि काफ़ी अच्छे से टूटा है कल के सेशन में और ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं। इनको अगर 187 188 के आसपास भाव मिले तो निकल जाए मेरे ख्याल से, और भी नीचे की गिरावट उम्मीद रख सकते हैं। और मंडे के लिए आप कैरी फॉरवर्ड न करें पोजीशन। अगला सवाल गणेश का है, जबलपुर से हमारे साथ। पूछिए सर सिल्वर पे सेल की बाय पहले करंट रेट पे। अच्छा, करंट रेट पे। अच्छा, आप भी मेरे तरह से सवाल पूछ रहे हैं। मैं भी यही पूछता हूँ कि करंट रेट पर बाय या सेल। ठीक है, बढ़िया सवाल है आपका। बताइए प्रथमेश जी, करंट रेट पर चांदी में बाइंग या सेलिंग? बाई करना चाहिए। 64,500 तक की पॉसिबिलिटी है इनको, और पॉसिबिलिटी 63,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, बाई करके चले। तो आपके लिए सुझाव यही है कि आप बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। लेकिन अब हम कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है अभी तरुण जी? क्योंकि अब तो ओपेक का डिसीजन भी आ गया कि उत्पादन कटौती कंटिन्यू तो रहेगी, लेकिन उसमें 5 लाख बैरल कम रहेगा। मतलब मार्केट में 5 लाख बैरल की सप्लाई बढ़ेगी। तो क्या इंपैक्ट होगा क्रूड में और क्या ट्रेड लेना चाहिए? आई थिंक जो 1 वीक लॉन्ग का जो कंसोलिडेशन था, वॉलेटिलिटी था और एक साइडवेज मूवमेंट था, वो प्रीटी मच क्लियर हो गया है। मीटिंग 2 दिन से जो डिले हुई तो हमने सॉफ्टनेस आते हुए देखा, क्योंकि मार्केट में ये अंदेशा था शायद 2 मिलियन बैरल से आउटपुट को बढ़ा दिया जाए 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर, बट वो हुआ बस 5 लाख बैरल से। तो
अल्टीमेटली फियर जो था उससे काफी कम उन्होंने बढ़ाया है और अभी भी मार्केट में 7.2 मिलियन बैरल पर डे का कट है। अभी मार्केट ओपेक से अपना ध्यान हटाकर देखेगा एग्जैक्टली अभी सिचुएशन क्या है। कोविड वैक्सीन के ब्रेक थ्रू के बाद में हमने देखा है मार्केट में ऑप्टिमिज्म बहुत स्ट्रांग है एंड साइमल्टेनियसली रिस्क ऑन रैली है। मेरा ऐसा मानना WTI क्रूड ऑयल के प्राइस $47 से $48 आने वाले टाइम में आ सकते हैं। MCX की भी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 35-20 इन नियर टर्म एंड थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक लूं मैं तो मेरे को लगता है मिड ऑफ दिसंबर हो सकता है 650 तक भी प्राइस आ जाए। जी जी। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का। पूछिए कैलाश जी। सर मैंने आज ही 595 रुपए में कॉपर की शॉर्ट पोजीशन बनाई है और क्रूड में मैं बढ़ाना चाहता हूँ। क्या क्रूड में बढ़ाना ठीक रहेगा और मेरी कॉपर की पोजीशन कैसी रहेगी? बताइए प्रथमेश जी। सॉरी मैं सवाल नहीं सुन पाया बट कॉपर मैंने सुन लिया। कॉपर में इनकी पॉसिबिलिटी अपसाइड में 597 तक रहेगी। अगर इनको बाय करना है तो अगर इनकी बाइक पोजीशन है तो 597 के लिए तक होल्ड करें और अगर इनकी सेल पोजीशन है तो मेरे ख्याल से सेल से निकल जाए। और इनका सवाल दूसरा क्रूड पे था। क्रूड में अगर आपको कुछ ट्रेड करना है तो बाय करके चलना चाहिए। 3370 के आसपास एंट्री पॉइंट रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 3300 का, टारगेट रहेगा 3480 का। बाइंग में आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है क्रूड में। ठीक है। अगला सवाल है सूर्या का आगरा से। पूछिए सूर्या जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। हेलो जी जी पूछें, सुन रहा हूँ आपको, पूछें सर। हेलो लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए हम दोबारा इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। चांदी के ऊपर इनफैक्ट ये पूछना चाह रहे थे कि चांदी में आगे क्या होने वाला है। तो बताइए तरुण जी, अगर थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू रखा जाए चांदी में तो क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? देखिए जैसा मैंने अभी कहा, मैं वेट करूंगा आज का क्लोजिंग का, आज या मंडे का क्लोजिंग का। 64,000 के ऊपर क्लोज दिया तो जो शॉर्ट टर्म में हमने इस वीक रैली आते हुए देखा है वो हो सकता है 66,000 तक के लिए एक्सटेंड करे, बट इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मेरे को लिमिटेड लगती है। 64,000 के ऊपर क्लोज नहीं दिया तो आई थिंक जो मीडियम टर्म बियरिश ट्रेंड सिल्वर में चला आ रहा है वो कंटिन्यू करेगा। वंस अगेन 60,000 के आसपास आ सकती है एंड थोड़ा सा लंबा आउटलुक लें तो मेरे को लगता है कि सिल्वर वंस अगेन 58,000 के आसपास आना चाहिए। जी, अगला सवाल नरेश का है। नरेश जी पूछिए। अच्छा, अगला सवाल मुरारी लाल जी का है। पूछिए मुरारी जी। हेलो सर, मैं ग्वार पर वो चाहिए मेरे को। ग्वार जी सुन रहा हूँ सर। अच्छा, अगला सवाल मुरारी लाल। अच्छा, ग्वार पर आपको राय चाहिए। ओके, तो ग्वार पर राय देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपके सवाल को अपने एक्सपर्ट तक पहुंचाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मंडे को इसका अच्छा जवाब मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं जान पा रहा हूं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आज जो ग्वार का प्राइस है वो गिरकर बंद हुआ है 14 रुपए करंट कॉन्ट्रैक्ट, और कुल मिलाकर ग्वार का मार्केट दबाव में है और लंबे समय से दबाव में है और बहुत 4300 की ऊंचाई को छूने के बाद गिर के भाव अब 3900 के नीचे आ गया है। फंडामेंटली ग्वार का मार्केट कमजोर बताया जा रहा है, डिमांड के मोर्चे पर कंसर्न है, लिहाजा बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि अभी कोई बड़ी तेजी आने वाली नहीं है। तो ये ग्वार पर अभी राय है आपके लिए। आगे मैं आपको एक्सपर्ट से और अच्छी राय दिलवाऊंगा कि आगे एक्चुअल टारगेट होगा क्या। अगला सवाल पंकज का है, दिल्ली से है। पंकज पूछिए। सर सिल्वर मैंने बेच रखी है 61,000 पे। मैंने सिल्वर आपने 61,000 पे बेची है। ओहो, हाँ। तो क्या करना चाहिए इनको? प्रथमेश जी, बहुत नीचे के भाव पर इनकी बिकवाली है, दाम बढ़ गए हैं, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए?
आई थिंक अगर इनका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको 64, 500, 600 के पास ये कमोडिटी मिलती है, वहाँ पे और एक लॉट सेल करे और पॉसिबिलिटी है कि इनका जो भाव है वापस दिख जाए। 64, 700, 600 के आसपास रेजिस्टेंस जोन में आता है सिल्वर, वहाँ से करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। तरुण जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। क्रूड ऑयल को बाय किया जा सकता है 35.20 के लिए 33.75 के प्राइस पर। स्टॉप लॉस रहेगा 3300 के नीचे। आपकी कॉल प्रथमेश जी। नहीं, मुझे भी लगता है क्रूड में बाय करना चाहिए। 3370 एंट्री पॉइंट, 3300 स्टॉप, ऊपर में का टारगेट 3480, 3500। आपकी आखिरी कॉल तरुण जी। नेचुरल गैस में सेलिंग किया जा सकता है 195 टू 195 रेंजेस पर। 205 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है नेचुरल गैस 175 से 170 डाउन साइड पर देखी जा सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।